नमस्कार। प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष में हिंदी भाषा शिक्षण कोर्स 106 इकाई 1 से हिंदी भाषा की प्रकृति और अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी भाषा का अर्थ और हिंदी भाषा की प्रकृति। प्राणी जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा नामक अद्भुत वरदान प्राप्त है। भाषा की शक्ति ने मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य की सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में भाषा इतनी सहायक होती है कि भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी कह दिया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और स्वभाव होता है। भाषा की प्रकृति को जाने बिना ना तो भाषा का अध्ययन संभव है और ना ही शिक्षण। भाषा की प्रकृति के संबंध में कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से अपने मत दिए हैं। तो भाषा की प्रकृति सबसे पहले है, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। तो इसमें कहा गया है कि जो भाषा है उसे बच्चा अपने वातावरण से अर्जित करता है, सीखता है। ये कोई पैतृक धरोहर नहीं है, इसे स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। शिशु माँ के गर्भ से जन्म लेकर भी भाषा सीखकर नहीं आता। उसे जिन लोगों के बीच में उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है, जो भाषा वहाँ पर बोली जाती है उसी भाषा को वो सीखता है। तो उसे वहाँ पर उसका अर्जन करना पड़ता है। जिस तरह से पैतृक संपत्ति पर बच्चे का अधिकार होता है, उसी तरह भाषा पर बच्चे का अधिकार नहीं होता है। उसे भाषा को सीखना पड़ता है जिस समुदाय में वो रहता है। दूसरी बात है, भाषा अनुकरण जन्य होती है। तो भाषा जो है बहुत सारी चीज़ों को समाज में अनुकरण के द्वारा सीखना पड़ता है। उसी तरह भाषा भी जो है बच्चे के द्वारा, बालक के द्वारा अपने माता पिता व परिवार के सदस्यों से अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण करने की यह प्रकृति जीवन पर्यंत चलती है, जीवन के अंत समय तक चलती है। अनुकरण से व्यक्ति की भाषा निरंतर समृद्ध होती रहती है। तो इस तरह से अनुकरण के द्वारा वो अपने माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, जिस परिवेश में रहता है वहाँ से, समुदाय से भाषा को सीखता है। उसके बाद है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि भाषा का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आता रहता है, इसलिए भाषा को परिवर्तनशील कहा गया है। किसी भी भाषा के पुराने और आधुनिक रूप को यदि देखा जाए तो उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तनशीलता मनुष्य के स्वभाव के कारण और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी समय में वैदिक संस्कृति का प्रयोग होता था, फिर लौकिक संस्कृत का प्रयोग, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से भाषा में निरंतर समय के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद है, भाषा मूल रूप से मौखिक होती है। तो भाषा जो है मूल रूप से मौखिक इसका स्वरूप होता है। आज से लिखित भाषा हमारे सामने है, उसका जो मूल आधार है वो मौखिक है। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था। मनुष्य ने भाषा का पहला प्रयोग बोलकर ही किया। उसके जो लिखित रूप का जो उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, बहुत बाद में हुआ, धीरे धीरे हुआ है। जो वास्तविक इसका स्वरूप था वो मौखिक था, इसलिए भाषा मूल रूप से मौखिक होती है। फिर है, भाषा चिन्हात्मक होती है। भाषा को समझने के लिए भाषा के चिन्हों का निर्माण हुआ है। जैसे क है, अ है, इसके लिए एक चिन्ह दिए गए हैं और इन चिन्हों के प्रयोग से ही हम भाषा को सीखते हैं। क्योंकि किसी भी भाषा का प्रचार और विस्तार केवल मौखिक रूप से करना संभव नहीं है, इसलिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए एक लिखित चिन्ह होता है और
चिन्हों के प्रयोग से ही हम भाषा को सीखते हैं, इसलिए चिन्हों से ही भाषा के में लिखित रूप आया है। तो मूल रूप जो भाषा है वो चिन्हात्मक होती है। उसके बाद से भाषा सभ्यता की चितेरी होती है। भाषा न होती तो सभ्यता को समझना मुश्किल होता। प्रत्येक भाषा सभ्यता विशेष का चित्रण करती है और संस्कृति का चित्रण करती है। उस भाषा पर सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा का इतिहास मानव जाति के सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। भाषा का माध्यम से मानव का ज्ञान बढ़ता है, उसको जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी जानकारी मिलती है। तो संस्कृति और सभ्यता का विकास भी भाषा के माध्यम से ही होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण होता है। फिर भाषाई प्रतीक यादृच्छिक है। विद्वानों द्वारा शब्दों को सार्थकता प्रदान करते हुए इच्छा से ही स्वरूप प्रदान किया गया है। ये जनमानस द्वारा मान्य है। भाषा में प्रयुक्त जो भी शब्द है, प्रतीक है, वो यादृच्छिक है। उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति का कोई समावेश नहीं है कि जैसे हम क बोलते हैं, जो प्रतीक हम क के लिए प्रयोग करते हैं, अ के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो कोई ईश्वर प्रदत्त नहीं है, बल्कि उसके मानव द्वारा बनाया गया है। यादृच्छिक अपनी इच्छा से उसको स्वरूप दिया गया है। इस तरह भाषाई जो प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं वो यादृच्छिक होते हैं। उसके बाद है भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा समाज के लिए होती है जो व्यक्तियों को विकास के पथ पर अग्रसर करती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विचार विनिमय की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया अथवा भाषा की उत्पत्ति ने समाज निर्माण का पथ प्रशस्त किया। यह अभी विवाद का विषय माना जाता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति समाज से ही भाषा सीखता है और सामाजिक संबंध स्थापित करता है। भाषा ही सामाजिक संबंधों का आधार है। यह संबंध ही सामाजिक आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भाषा का संबंध समाज से है। भाषा व्यक्ति समाज से ही सीखता है, तो इसलिए भाषा जो है समाज सापेक्ष है। उसके बाद है प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। विभिन्न भाषाओं में स्थानीय उपभाषाओं के प्रभाव में के कारण विभिन्नता देखने को मिलती है, किंतु भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का मानक रूप होता है और भाषा शिक्षक को उस मानक रूप का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। औपचारिक शिक्षण में मानक स्वरूप को ही स्वीकार किया गया है। उसके बाद है भाषा प्रयोगपेक्षी होती है। प्रत्येक भाषा का विकास उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। भाषा का अधिकतम प्रयोग ही उसे जीवित रखता है, जीवंतता प्रदान करता है। प्रयोग के बिना भाषा मर जाती है, मृत हो जाती है। निरंतर प्रयोग से भाषा समृद्ध होगी, सक्षम बनती है। जितना भाषा का हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उतनी ही उसकी विशालता होगी और उसकी समृद्धि होगी। तो इस प्रकार से भाषा का जो है वो प्रयोग पर निर्भर करती है। जितना अधिक हम उससे प्रयोग करेंगे उतनी अधिक वो समृद्ध होगी। उसके बाद है प्रत्येक भाषा में संरचनात्मक भिन्नता होती है। तो प्रत्येक भाषा की संरचना वर्ण, वाक्य, शब्द, अर्थ की दृष्टि से भिन्न होती है। विभिन्नता ही भाषा को एक अलग पहचान और विशेषता प्रदान करती है। प्रत्येक भाषा के शिक्षक को ये मानकर शिक्षा देनी चाहिए कि अन्य जो भाषाएं हैं वो उस भाषा का स्वरूप अलग है, संरचना भिन्न है। जब हम हिंदी और इंग्लिश की संरचना की बात करते हैं, वाक्य संरचना की बात करते हैं, तो उसमें भी भिन्नता आती है। जैसे भी हमने वाक्य का निर्माण करना है, हिंदी में कर्ता, कर्ता के बाद कर्म और फिर क्रिया, और इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म। तो इस तरह उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। फिर भाषा सैद्धांतिक सूत्रों पर आधारित होती है। प्रत्येक भाषा कुछ विशेष सैद्धांतिक सूत्रों पर आधारित होती है। यह स्वभावतः सरल व स्पष्ट है। मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, ये जो है सैद्धांतिक सूत्र है। और भाषा शिक्षण करते समय इन सैद्धांतिक सूत्रों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण दिया जाता है। उसके बाद है भाषा में सीमाबद्धता होती है।
तो भाषा सीमाओं में बंधी होती है। हम देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर अधिकतर पहाड़ी बोली जाती है, और उसके बाद हरियाणा लग जाता है तो वहाँ बांगरू भाषा का प्रयोग किया जाता है, हरियाणवी बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पंजाब में पंजाबी, गोवा में पणजी। तो इस तरह की एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित सीमा के अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाहर जाते ही भाषा का स्वरूप बदल जाता है। इस प्रकार भाषा में सीमाबद्धता होती है, सीमाओं में वो बंधी होती है। इस प्रकार भाषा की जो प्रकृति की विशेषता है उनको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो भाषा है मानव जीवन की चिरसंगिनी है, सहगामिनी है। सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक यह अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। साथ ही मानवीय इतिहास को, सभ्यता को संचित और चित्रित करने का महान कार्य भी भाषा ने किया हुआ है। धन्यवाद।